हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। एक गांव में नंदकिशोर नामक एक गरीब आदमी अपनी बेटी विद्या संग रहता है। कई सालों पहले नंदकिशोर की बीवी का देहांत हो गया। उसके बाद से नंदकिशोर ने विद्या को अकेले ही संभाला। विद्या कॉलेज में पढ़ती है, वहीं नंदकिशोर हाथ गाड़ी चलाता है और उसी के जरिए पैसे कमाता और अपने जवान बेटी का पेट पालता है। बस बस यही रोक दो नंदकिशोर भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। ये लो तुम्हारे पैसे। धन्यवाद भाई साहब। तुम सच में एक बहुत ही अच्छी और एक नेक इंसान हो नंदकिशोर। तुम्हारी हाथ गाड़ी पर सवारी करके काफी अच्छा लगा और ढेरों बातें भी हुई। मिलेंगे फिर कभी। जी जी जरूर भाई साहब, बिल्कुल मिलेंगे। उस दिन नंदकिशोर काफी थक चुका था क्योंकि उसने रोज के मुताबिक उस दिन कुछ ज्यादा ही सवारी कर ली थी। इसीलिए शाम के 5 बजते ही वो जंगल में आधे रास्ते तक चलकर ही हाथ गाड़ी रोक लेता है और एक पेड़ की छाया में आराम करता है। लेकिन कुछ देर बाद वहां पर एक शेर आता है और उस शेर की दहाड़ से नंदकिशोर की आंख खुल जाती है और लपक कर उठकर वो बैठ जाता है। शेर बचाओ, कोई मुझे बचाओ। वो शेर नंदकिशोर पर हमला करता है और वहीं नंदकिशोर की मौत हो जाती है, जिसके बाद विद्या बहुत अकेली पड़ जाती है। ये क्या हो गया? पहले ही मेरे पास मेरी माँ नहीं थी, अब मेरे बाबूजी भी मुझसे दूर चले गए। मैं तो अनाथ हो गई। कभी सोचा नहीं था कि जीवन में ऐसे दिन भी देखने पड़ेंगे मुझे। विद्या रो रही होती है, तभी वहाँ पर उसका घर मालिक आकर विद्या को घर खाली करने को कहता है। विद्या के पास तो कुछ पैसे भी नहीं होते हैं, इसीलिए उसे ना चाहते हुए भी घर खाली ही करना पड़ता है। उसके बाद उसकी पड़ोसन रोमिला और उसकी बेटी सोनी दोनों विद्या को अपने घर में ले लेते हैं। विद्या, तुम्हें उदास या दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? हाँ विद्या, तुम ये तो बिल्कुल भी मत समझना कि तुम अनाथ हो, क्योंकि माँ और मैं हमेशा तुम्हारे साथ होंगे। आखिर तुम पड़ोसी थोड़ी हो, तुम तो हमारी अपनी ही हो। धन्यवाद रोमिला काकी। धन्यवाद सोनी। बाद में जब खाना बनाने का समय आता है, तभी रोमिला और सोनी नाटक करने लगते हैं। अरे मेरी कमर, आजकल तो कुछ ज्यादा ही दर्द कर रही है मेरी कमर, न जाने क्या हुआ है। अब खाना कौन बनाएगा माँ? घर के सारे काम कौन करेगा माँ? डॉक्टर ने तो मुझे ये सब करने से मना किया है ना, मेरे पीठ का दर्द है ना, उसी वजह से। राम जाने बेटी। ओह, आप दोनों चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं खाना बना देती हूँ और बाकी के सारे काम भी मैं ही कर देती हूँ। नहीं विद्या बेटी, तुम मत करो, अच्छा नहीं लगता। अरे रोमिला काकी, आप मुझे अपनी बेटी मानती हो ना, और सोनी अपनी बड़ी बहन, तो अपनों की मदद करने में कैसे दिक्कत। विद्या उस दिन बढ़िया से खाना बनाती है और साथ ही घर के बाकी सारे काम भी करती है। लेकिन उस दिन से अब वो रोज ही सारे काम करने लगती हैं और रोमिला और सोनी दोनों आराम फरमाने लगती हैं। माँ, अच्छा हुआ इस विद्या के बाप को चल बसा और इसे घर खाली करना पड़ा। हमें एक अच्छी खासी मुफ्त में काम करने वाली नौकरानी तो मिल गई। क्या कमाल का खाना बनाती है ना ये। हाँ सोनी बेटी, वो बात तो है। चल अब शांत बैठ, अगर वो सुन लेगी ना तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। एक दिन विद्या जब गांव में एक कुकिंग कंपटीशन में हिस्सा लेती है, तब वो उसमें जीत जाती है और उसे 2 लाख रुपए इनाम के तौर पर मिलते हैं, जिसमें से 50,000 रुपए वो रोमिला और सोनी को देते हुए कहती है। रोमिला काकी, सोनी, आप दोनों ने मुझे रहने को छत दी, मुझे इतना प्यार और स्नेह दिया, इन सब के लिए दिल से धन्यवाद। मैं अब कंपटीशन में जीते हुए बाकी पैसों से अपना एक ढाबा खोलूंगी और वहाँ खाना बनाकर बेचूंगी और अकेली ही रहूंगी। क्या? लेकिन बेटी, ऐसा करने की क्या जरूरत है? तुम ढाबा चलाते हुए भी यहाँ रह सकती हो, कोई मनाही थोड़े न की है हमने। हाँ विद्या, नहीं, मुझे अब अपने पैरों पर खड़ा होना है, अपनी पढ़ाई पूरी करनी है, पैसे जुटाकर एक घर खरीदना है, अब अपने सपनों को पूरा करना है मुझे, और इसके लिए मुझे किसी और का सहारा नहीं चाहिए। मैं आपसे मिलने आया करूंगी काकी।
विद्या इतना कहकर अपना सामान लेकर वहां से चली जाती है। रोमिला और सोनी उसे रोक भी नहीं पाते। विद्या अब किराए के घर में रहने लगती है और वो बाजार में अपना एक छोटा सा ढाबा भी खोलती है, जहाँ पर दिन रात खाना बनाकर वो बेचा करती। वाह वाह वाह, इतना लाजवाब और बेहतरीन खाना मैंने आज तक नहीं खाया। मजा ही आ गया भाई, मजा ही आ गया भाई। आहा, मुझे थोड़ी और ये ग्रेवी दे दो और एक और रोटी दे दो। ये बटर वाली रोटी काफी स्वादिष्ट है बाई गॉड। वाकई में मानना पड़ेगा, गांव में इतने सारे ढाबे हैं, लेकिन विद्या तुम्हारे ढाबे की बात ही कुछ और है। यहाँ के खाने का स्वाद ही एकदम अनोखा और मजेदार है। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विद्या अपने ढाबे के जरिए अब खूब तरक्की करने लगती है और कुछ ही दिनों में उसका छोटा सा ढाबा गांव भर में तेजी से मशहूर हो जाता है। वो अब कॉलेज की पढ़ाई भी अच्छे से कर रही होती है। ये सब देखकर रोमिला और सोनी को बहुत गुस्सा आता है और वो दोनों विद्या से काफी जलने लगते हैं। हमें ये 50,000 थमा गई और खुद रोजाना हजारों रुपए कमा रही है। नहीं, ऐसा मैं तो नहीं होने दूंगी। विद्या ने हमारे साथ गलत किया है, उसे उसकी सजा तो मिलनी ही चाहिए। लेकिन अब हम क्या करेंगे माँ? उस अनाथ विद्या का ढाबा तो पूरे गांव में प्रसिद्ध हो रहा है। उस ढाबे पर ही वार करेंगे अब हम। एक वो ढाबा ही है जिसके बलबूते विद्या अपना घर चला रही है। कॉलेज की फीस भी जो है वो भर पा रही है और बाकी के खर्चे पूरे कर पा रही है। लेकिन जब वो ढाबा ही नहीं रहेगा तब वो कुछ भी नहीं कर पाएगी। और अब हम कुछ ऐसा करेंगे जिसके बाद विद्या खुद ना चाहते हुए भी वो ढाबा बंद करेगी और वो गांव वाले जो उसकी तारीफों के पुल बांधते हैं वो ही इसे कड़ी से कड़ी सजा देंगे। ठीक है माँ, जो भी होगा उसमें मैं आपका पूरा साथ दूंगी। अब तो हम उस विद्या को बर्बाद करके ही रहेंगे। रोमिला रात को चुपके से विद्या के ढाबे में जाती है और सारा खाना बनाने की सामग्री में जहरीला पाउडर मिला देती है। अब जब गांव वाले जहरीली सामग्री से बना जहरीला खाना खाएंगे तब उनकी मौत हो जाएगी और फिर मिलेगी विद्या को सजा। लेकिन इस दौरान वहां घर के बाहर सोनी को कुछ गुंडे छेड़ने लगते हैं और वो काफी डर जाती है। छोड़ो छोड़ो मुझे। आज तो तुझे हम अपने साथ लेकर ही जाएंगे। अरे छमक छल्लो, ओ ज्यादा चिल्ला मत वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। तभी वहां ढाबे से लौट रही विद्या ये सब देख लेती है और वो फौरन पत्थर उठाकर गुंडों को मारती है और वो गुंडे घायल हो जाते हैं। जिसके बाद विद्या वहां पुलिस बुलाती है और पुलिस उन गुंडों को गिरफ्तार करके ले जाती है। उतने में रोमिला भी वहां आ जाती है और जब उसे ये पता चलता है कि विद्या ने सोनी की जान बचाई है तभी रोमिला और सोनी को अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। मुझे माफ कर दे विद्या बेटी, मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया है। मैं अभी अभी तेरे ढाबे की सारी सामग्री में जहरीला पाउडर मिला कर आई हूँ और तूने यहाँ पर मेरी बेटी की जान बचाई। मुझे माफ कर दो विद्या, हमने हमेशा तुम्हारा बुरा ही चाहा, लेकिन आज तुमने हमारी आंखें खोल दी। हमें प्रायश्चित करने का मौका दे दो, हमें माफ कर दो। आप दोनों ने जो किया वो सुनकर मेरे होश उड़ गए हैं। आपने मेरे साथ बहुत गलत किया है। आपको अपनी गलती का एहसास हुआ है, ये अच्छी बात है, पर आइंदा से आप ऐसा कुछ करने के बारे में सोचना भी मत, वरना मैं भूल जाऊंगी कि आप मेरी काकी हैं। विद्या उन दोनों को माफ कर देती है, जिसके बाद वो दोनों सुधर जाती हैं और विद्या संग अच्छे से पेश आती हैं और साथ ही विद्या अगली सुबह सामग्री को अच्छी सामग्री से बदल देती है और ढाबे के जरिए खूब ज्यादा तरक्की करती है। गोरखपुर नामक एक गांव में किशोर चंद नामक एक ब्राह्मण अपनी बीवी सुधा के साथ रहता है। वो बहुत आलसी होता है और दिन रात बस घर पर आराम करता रहता है। सुधा किशोर चंद के इस बर्ताव से बहुत परेशान होती है। दिन रात बस सोना, खाना, पीना और फिर से सोना, हाँ बस यही चल रहा है तुम्हारा। अरे तनिक मंदिर जाकर अपना काम करो। लोगों की शादियां, बच्चों के नामकरण, लोगों की कुंडली मिलान, न जाने कितने ग्राहक आकर गए, लेकिन तुम अपनी आलस को छोड़ने से रहे। अरे सुधा, क्या तुम भी इतना सुनाती रहती हो मुझे? अरे मैंने तुमसे कहा ना, मुझे ये जग की मोह माया नहीं चाहिए। मुझे मेरे शंकर जी जरूर मदद करेंगे। वो मेरा साया बनकर हमेशा मेरे साथ ही रहते हैं। भगवान कभी भी किसी आलसी भक्त का साथ नहीं देते हैं और तुम जो कहते रहते हो
तुम्हारे शंकर भगवान भी तुमसे निराश ही होंगे। इतना आलस करना किसी पाप से कम नहीं है। सुधा, अपनी बकर बकर बंद करो और जाओ आज मेरे लिए वो पकौड़े वाली कढ़ी बनाओ। उसके साथ चावल और घी के फुलके, आहा, खाने का मजा ही कुछ और है। बस ठूसने का पता है और कुछ काम तो तुमसे होगा नहीं कभी। किशोर चंद दिन रात बस खाता पीता और सोता रहता है। वो सुबह सवेरे उठकर शंकर भगवान की पूजा करके नाश्ता करता है और फिर से बिस्तर पकड़कर सो जाता है। और यूं ही वो केवल खाना खाने के लिए उठता है और कभी कभार मन किया तो जंगल या गांव के किसी इलाके में टहलने चला जाता है। सुधा तो अपने आलसी पति से तंग आ चुकी थी। चिंता मत करो सुधा बिटिया, सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखना तुम, दामाद जी जल्द ही फिर से ठीक हो जाएंगे और फुर्ती से सारे काम करने लगेंगे। ये मैं तुम्हें पूरे यकीन से कहती हूँ। ऐसा कभी नहीं होगा माँ, क्योंकि आपके दामाद ने खाना पीना और सोना इन सब कामों से जीवन भर की दोस्ती कर ली है और उन्हें इन कामों के अलावा दुनिया में और कोई काम दिखता ही नहीं है। दिन रात खेत में मैं किसानी करती हूँ, तब जाकर कुछ पैसे आ पाते हैं। बात तो तुम्हारी भी सही है। दामाद जी एक बहुत ही अच्छे और नामी ब्राह्मण थे, लेकिन अचानक से उन्हें ये क्या हो गया, कुछ समझ ही नहीं आया। मैं तो शंकर भगवान से रोज बस यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरे पति जल्द से जल्द ठीक हो जाए। मुझे उनका ये रूप देखा ही नहीं जाता। आलस उन पर इतना हावी हो चुका है कि उन्हें किसी भी चीज की सूझबूझ नहीं रहती। एक दिन किशोर चंद यूं ही टहलते टहलते जंगल के रास्ते से गुजर रहा होता है। तभी उसे एक गरीब आदमी दलदल के भीतर फंसा हुआ दिखता है। उसे देखकर किशोर चंद उस गरीब आदमी की मदद कर उसे दलदल से बाहर निकालता है। तुम ठीक हो भाई? हाँ ब्राह्मण जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी जान बचाने के लिए। अरे इसमें क्या धन्यवाद। इतना कहते ही वो आदमी शंकर भगवान में बदल जाते हैं और साक्षात शंकर भगवान को देख किशोर चंद की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। शंकर भगवान, आप यहाँ पर? हाँ किशोर चंद, तुम दिन रात मेरा स्मरण करते रहते हो, इसलिए मुझे तो तुमसे मिलने आना ही था। तुम आलसी हो, लेकिन समय आने पर तुमने एक गरीब मुश्किल में फंसे आदमी की मदद की। यही तुम्हारा अच्छा कर्म है। कहो, क्या उपहार चाहिए तुम्हें? शंकर जी, मुझे बस एक ही उपहार चाहिए, और वो है कि मैं जीवन भर बस मजे से आराम करता रहूं और कुछ काम न करूं। ठीक है किशोर चंद, मैं तुम्हारी इस मांग को स्वीकारता हूं और मैं तुम्हें एक जादुई सैनिक दूंगा जो तुम्हें अपना राजा समझकर तुम्हारे सारे काम करेगा। इतना कहकर शंकर भगवान वहां पर अपनी जादुई शक्तियों से एक जादुई सैनिक प्रकट करते हैं। अरे वाह, ये तो गजब ही हो गया। ये सैनिक मेरा है, मेरा सैनिक, और मैं इसका राजा। हाँ किशोर चंद, लेकिन एक बात कान खोल कर सुन लो। इस जादुई सैनिक को तुम्हें 24 घंटे कुछ न कुछ काम देना होगा। अगर तुमने इसे खाली छोड़ दिया तब ये तुम्हें मारने आएगा। ऐसा कुछ होगा ही नहीं शंकर जी, क्योंकि मैं इस सैनिक से दुनिया भर के सारे काम करवाऊंगा और इसे कभी खाली नहीं छोड़ूंगा। ठीक है किशोर चंद, अब मैं विदा लेता हूं। खुश रहो। तथास्तु। जय हो भोलेनाथ की, जय हो भोलेनाथ की। शंकर भगवान इतना कहकर अदृश्य हो जाते हैं। उसके बाद किशोर चंद उस जादुई सैनिक को अपने घर ले जाता है और तब वहां पर सुधा और उसकी माँ भी मौजूद होते हैं। वो दोनों किशोर चंद और उस जादुई सैनिक को देख हैरान रह जाते हैं। किशोर चंद सुधा और उसकी माँ को सब कुछ बता देता है। क्या? इसका मतलब तुम जो काम इस जादुई सैनिक से कहोगे वो काम वो करेगा? हाँ सुधा, ओ मेरे जादुई सैनिक, जाकर मेरे लिए खेत से गन्ने तोड़ कर ला। ठीक है राजा जी। ऐसा कहकर सैनिक वहां से चला जाता है और वो 1 मिनट के अंदर किशोर चंद के लिए ढेर सारे गन्ने तोड़कर लाता है। ये देख किशोर चंद, सुधा और उसकी माँ भौचक्का रह जाते हैं। ये क्या है? इस जादुई सैनिक ने तो 1 मिनट के अंदर ही ये सारे गन्ने तोड़ लाए।
क्योंकि मैं अपने राजा जी का जादुई सैनिक हूँ। बहुत खूब मेरे जादुई सैनिक, यूं ही मेरे सारे काम एक झटके में कर दिया करो। जी राजा जी। चलिए अब जल्दी से मुझे मेरा अगला काम बता दो। मुझे बगल वाले गांव में से रमेश समोसे वाले के समोसे ले आओ। बहुत मन कर रहा है मुझे उनके समोसे खाने का। ठीक है राजा जी। सैनिक फिर से 1 मिनट के अंदर किशोर चंद को बगल वाले गांव से समोसे लाकर देता है और इसी तरह सैनिक किशोर चंद के सारे कामों को चुटकी में कर देता है, जिससे अब किशोर चंद अपने जादुई सैनिक से पूरी तरह परेशान हो जाता है। दिन रात उसे बस सैनिक को आदेश देना पड़ता है। रात में वो थक जाता है और इस कारण सैनिक के पास कुछ काम ना होने के कारण वो किशोर चंद को लाठी से मारने लगता है। मत मारो, अरे मत मारो, मुझे मत मारो। ये लो राजा जी, मुझे काम दो वरना मैं आपको यूं ही मारता रहूंगा। हे भगवान, छोड़ दो मेरे पति को दुष्ट सैनिक। सैनिक किशोर चंद को खूब मारता है। तभी किशोर चंद जल्दी से उसे अपने लिए तबेले के गाय का दूध लाने को कहता है। तभी सुधा, माँ जी, मैं क्या करूं? मैं तो इस जादुई सैनिक को अपने साथ लाकर बुरी तरह फंस गया हूं। ये तो हाथ धोकर मेरे पीछे ही पड़ गया है। शंकर भगवान, ये आपने कैसा उपहार दे दिया मुझे? मेरे पास उस जादुई सैनिक को हमेशा हमेशा के लिए दूर करने का तोड़ है, लेकिन आपको वादा करना होगा दामाद जी कि आप आज के बाद कभी भी आलस नहीं करोगे और हमेशा मेहनत और परिश्रम करके आगे बढ़ोगे और अपने सारे काम करोगे। हाँ माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं आज के बाद कभी भी आलस नहीं करूंगा और मेहनत से अपने सारे काम करूंगा। ठीक है, हमें उस जादुई सैनिक को रोकने का तोड़ उसे काम देकर ही होगा, लेकिन हम उसे ऐसा काम देंगे जिसे वो कभी पूरा नहीं कर पाएगा। लेकिन माँ, ऐसा कौन सा काम है? जब वो आएगा तब उससे कहना कि गांव की नदी के पास जाकर 10 बार एक हाथ से ताली बजाकर आए, जो कि कभी नहीं हो सकता। अरे वाह, यह तो बहुत ही अच्छा उपाय है माँ जी, धन्यवाद। किशोर चंद अपनी सास के बताए गए उपाय को इस्तेमाल करता है और इस तरह सैनिक जिंदगी भर उस नदी के पास खड़े रहकर एक हाथ से ताली बजाने का खूब प्रयास करता रहता है, लेकिन कभी बजा नहीं पाता। वहीं शंकर भगवान द्वारा दी गई इस सीख से किशोर चंद को बहुत अच्छा सबक मिलता है और वो फिर कभी आलस नहीं करता और फुर्ती से सारे काम करने लगता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।